नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी बिहार करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, उसका पहला लेक्चर भी आपने देखा और आज हम उसके दूसरे लेक्चर में। और जो लेक्चर पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एक बुक के बारे में है जिसका टाइटल है एम्पावरिंग इंडियन वीमेन। आपको पूछा जा रहा है कि इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है ममता मेहरोत्रा जी ने। ठीक है। और ममता मेहरोत्रा जी की बात करें तो ये अभी पटना में जो डीएवी स्कूल है उसकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डीएवी पटना। ठीक है। और दो ऑप्शन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक है अश्वमेध देवी, और अश्वमेध देवी के बारे में आप जानते होंगे कि ये बिहार स्टेट वीमेन कमीशन के अभी हेड हैं। बिहार स्टेट वीमेन कमीशन की अभी हेड हैं ये। ठीक है। और आपको ये बताना है कि दिलमणि मिश्रा कौन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि दिलमणि मिश्रा कौन है। चलिए अगला देखते हैं। ये एक बुक है टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियां। इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 के टोक्यो ओलंपिक 2020 के 2020 के 21 खिलाड़ी और जो उनका स्ट्रगल है वो कैसे फिर सक्सेस पाते हैं, उनकी पूरी स्टोरी है, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। उनके डिटर्मिनेशन के बारे में आपको जानने को मिलेगा, उनके हार्डवर्क के बारे में, जो कि बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगा। और दोस्तों याद रखिए, जो अंधेरे में होते हैं वही रोशनी की तलाश करते हैं। चलिए, और इसको लिखा है दिलीप कुमार जी ने, और इसको लॉन्च किया गया था पटना बुक फेयर में। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे, हाँ, अगला न्यूज़ है वो नीतीश कुमार जी ने एक बुक लॉन्च किया था जिसका टाइटल था सोने के हाथ। आपको बताना है कि उसको लिखा किसने है। ठीक है, तो उसको लिखा है राजवर्धन आज़ाद जी ने। यहाँ आप उनको इमेज में देख सकते हैं। और राजवर्धन आज़ाद कौन है, तो ये बिहार के फेमस आई सर्जन हैं और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो ये फेमस आई सर्जन भी हैं और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। और इस बुक के माध्यम से उन्होंने एक जो डॉक्टर की जो एक डेली रूटीन होती है उसमें कैसे घटनाएं बनती हैं, कैसे और क्या उसको मेमोरीज कलेक्ट होती है उनके लिए, वो सारी बातें इसमें उन्होंने बताई हैं। ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ है वो है एक कि प्रेस्टिजियस दीनानाथ शरण सम्मान किसको दिया गया है। ठीक है, जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये दिया गया है सुधा सिन्हा जी को। तो सुधा सिन्हा कौन है? अच्छा, उससे पहले ये अवार्ड देता कौन है, तो ये अवार्ड देता है चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान, जो कि पटना की एक बड़ी संस्था है। ठीक है, और ये अवार्ड इनको मिला है 2022 के लिए। और सुधा सिन्हा के बारे में बात करें तो ये पटना यूनिवर्सिटी में फिलोसफी की डिपार्टमेंट हेड रह चुके हैं। और अगर दीनानाथ शरण की बात करें तो ये बहुत बड़े समालोचक हुए हिंदी कविता के, हिंदी साहित्य के, और हिंदी काव्य में छायावाद नामक जो उनकी पुस्तक थी, हिंदी काव्य में छायावाद, और इस पुस्तक की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। ठीक है, दीनानाथ शरण। और इन्होंने जो समाज में जो शोषण है, जो पाखंड है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए अपनी कविता को इन्होंने हथियार बनाया था। ठीक है। चलिए अगला है एक अवार्ड है जिसमें से ये कहा गया है कि बिहार की एक पर्सनैलिटी को अभी फर्स्ट प्राइज़ मिला था उनके अपने इनोवेशन के लिए, ग्रास रूट्स इनोवेशन कंपटीशन, जो कि था 3rd आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम के द्वारा। और आप उनको इमेज में देख सकते हैं। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शालिनी कुमारी। ठीक है, ये फर्स्ट आई है उसमें।
यानी कि ये एक तरह से कहिए तो गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने। और जो प्राइज़ मनी इनको मिली है वो मिली है $1500। ठीक है। और जो इनका इनोवेशन था, जो नवाचार था इनका, वो था मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स। अगर उसको लिखें तो मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स। ठीक है, चलिए। और जो इनका जो इनोवेशन है इसको कोई भी आदमी परचेज कर सकता है। उसके लिए ये है कि एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है विस्को रिहैबिलिटेशन एड्स, और इन्होंने अपनी टेक्निक उनको दी है, और कोई भी जाके अमेजन से ये इनका जो इनोवेशन है उसको परचेज कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो देखते हैं हम। उसमें ये कहा गया है, एक फेमस आर्टिस्ट हैं बिहार की जिनको नेशनल अवार्ड मिला है उनकी अपनी मधुबनी पेंटिंग कृष्ण लीला के लिए। आपको बताना है कि ये पेंटिंग किसकी है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं विभा लाल। ठीक है, विभा लाल के बारे में कहा जाता है दरभंगा की बेटी, मधुबनी की बहू। ठीक है, इनकी दादी बहुत मशहूर कलाकार थी यशोदा देवी, और जो इनकी नानी थी जगदम्बा देवी, उनको मधुबनी पेंटिंग के लिए 1970 में पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये काफ़ी समय से इस फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं, और 2009 में इनको स्टेट अवार्ड मिल चुका है, 2012 में इनको बिहार कला अवार्ड मिल चुका है, और अगर करेंट की बात करें तो वर्तमान में ये मनोनीत सदस्य हैं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार की। ठीक है, और ये अवार्ड इनको दिया जाएगा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको बताना है कि अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है केंद्र में। टेक्सटाइल मिनिस्टर एट सेंटर। ठीक है, आपको बताना है इनका नाम क्या है, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं अभी, उनके बारे में। ठीक है, चलिए। एक न्यूज़ है, स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अभी इन्होंने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें, और बिल्कुल वो पहली बार हुआ है ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको रैंक दिया गया है, उनको उनके अपने यहाँ कैसा वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और उसमें आपको पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रैंक किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, तो उसका आंसर है सिवान। ठीक, और अगर पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट मिला है इनको 73.5, और पटना इसमें आया है सेकेंड पोजीशन पे, जिसको कि 68 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, और इसमें टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि टॉप 10 में रखे गए हैं। और इसमें बॉटम 5 भी बताया गया है, जिसमें कि बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार है। टॉप 10 में जैसे कुछ नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, ये सब ज़िले टॉप 10 में हैं। और अब बॉटम 5 की बात करें, जो निचले पायदान पे जो ज़िले हैं, उनमें से नाम है एक बांका, एक नाम है सुपौल, एक नाम है गया। ये सारे नाम जो हैं वो बॉटम 5 में हैं। तो ये स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा पहली बार ये अवार्ड, इस तरह से रैंकिंग जो है वो बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। वो है कि आपको बताना है कि बिहार के नए एडवोकेट जनरल कौन हैं। ठीक है, तो उनका नाम है पीके शाही। पीके शाही की बात करें तो ये 2005 से लेकर 2010 तक एडवोकेट जनरल थे। 2005 से 2010 तक ये एडवोकेट जनरल थे। ठीक है, और 2010 के बाद ये फिर एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं।
ठीक है। और ये जो पोस्ट पे आए उससे पहले उस पोस्ट पर थे ललित किशोर, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो ये पोस्ट फिर पीके साही जी को दी गई, ठीक है। और आपको बताना है कि अभी जो पटना हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, यानी कि पटना मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए अगला न्यूज़ है, उसमें अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 2022 के लिए। वो कहाँ पे हुआ है, वो आपसे लोकेशन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है पटना, ठीक है। और ये हुआ था 29-30 नवंबर 2022 को ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में, ठीक है। और आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका डेट 29 क्यों रखा गया है, क्योंकि 29 को हम मनाते हैं नेशनल मखाना डे, नेशनल मखाना डे। तो इसी 29 नवंबर को ये रखा गया था इसका स्टार्टर, ठीक है। और मखाना के बारे में थोड़ी सी बात करें तो बिहार सरकार 8 ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि मखाना की खेती के लिए 75% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और वेस्ट चंपारण, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि ये मखाना की खेती के लिए जो सरकार है वो 75% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। चलिए एक और दूसरे मेले की भी चर्चा करें, वो है बिहार सरस मेला। बिहार सरस मेला कहाँ हुआ है, ये भी पटना में ही हुआ है और ये भी 2 दिन का था। एक तरह से ये मेला 2 दिन का नहीं था, सॉरी, 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक ये चला था, ठीक है। और ये भी पटना में ही हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज करवाया था जीविका की तरफ से, ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसका जो एम था वो था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके थीम पे इसको, इस मेले को स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, वो है कि बिहार जो है वो जूनियर मतलब बॉयज़ कैटेगरी में 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप जो कि हुई थी कहाँ पे, बोकारो झारखंड में, उसमें वो जीते हैं। और आपको बताना है कि उन्होंने किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती है। तो ये उन्होंने हराया था हरियाणा को, हरियाणा को हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीती। हरियाणा की टीम जो कि कबड्डी के लिए सबसे दिग्गज टीम मानी जाती है और उसको हराकर हमने फाइनल जीता, ठीक है। तो हरियाणा इसमें आ गई 2nd पोजीशन पे। और अगर 3rd पोजीशन की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र और उत्तराखंड, ये दोनों रहे 3rd स्पॉट पे, ठीक है। और अगर इसी कैटेगरी में मतलब ये सब जूनियर कैटेगरी में ही बात करें तो इसमें अगर गर्ल्स के कैटेगरी में देखें तो ये जीती है हरियाणा की टीम, ठीक है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया था, तमिलनाडु को, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अगला न्यूज़ है वो है कृति राज सिंह, जिन्होंने कि कई सारे गोल्ड मेडल जीते हैं सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जो कि हुआ था न्यूजीलैंड में। आपको बताना है कि उन्होंने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं, तो उन्होंने टोटल जीते हैं 6 गोल्ड, ठीक है। तो कृति राज सिंह कहाँ की हैं, तो ये खुसरूपुर पटना की हैं और ये 6 गोल्ड मेडल लेकर आई हैं सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में, ठीक है। और इनका जो वेट ग्रुप था वो था 57 kg वेट कैटेगरी में थी ये, ठीक है। और इन्होंने 3 इवेंट में पार्ट लिया था और 3 में इन्होंने ये टोटल 6 गोल्ड्स जीते हैं, ठीक है। एक इवेंट जो था उनका वो था होल पावर लिफ्टिंग, इसमें ये 3 गोल्ड लेकर आई। दूसरा इवेंट था इनका रो बेंच प्रेस, इसमें ये
तीसरा जो था वो था इक्विपमेंट बेंच प्रेस। ठीक है, तो ये दोनों में वो एक एक गोल्ड लेकर आई और इसमें वो लेकर आई 4 गोल्ड, तो टोटल हो गए इनके 6 गोल्ड। 57 केजी वेट कैटेगरी में था इनका, खुसरूपुर पटना से हैं ये। 3 इवेंट में इन्होंने 6 गोल्ड लिए और इन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि फाइनेंशियल क्रंच था, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र किया है और उन्होंने नाम लिया है आईपीएस पंकज राज का, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको इकोनॉमिकली हेल्प भी किया। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 लाख रुपए की मदद की। तो अगर पंकज सर आप कहीं सुन रहे हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू है, और आपने एक कृति राज सिंह की मदद नहीं की है, आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है एक कि आपको बताना है 63 केजी वेट कैटेगरी में उन्होंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है सीनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, जो वही इवेंट था जिसमें कि कीर्ति राज सिंह जो मेडल लेकर आई, वही कंपटीशन था जो कि न्यूजीलैंड में हुआ है। बस उनकी कैटेगरी दूसरी थी और ये हैं सीनियर कैटेगरी में। ठीक है, तो कीर्ति राज सिंह थी सब जूनियर में और ये हैं सीनियर कैटेगरी में। आपको बताना है कि वो कौन है, तो वो हैं सुधा कुमारी। ठीक है, सुधा कुमारी की बात करें तो ये कहाँ की हैं, ये गायघाट पटना की हैं, और इन्होंने जो मेडल जीते हैं वो इवेंट था बेंच प्रेस इवेंट, उसमें इन्होंने ये जीता है और ये वर्किंग है और अभी ये पोस्टेड हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आपको बिहार सरकार के जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है इनके मिनिस्टर कौन है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला है। इसमें कहा जा रहा है कि फेमस राइटर आचार्य सोमदेव पास डबे, आपको बताना है कि वो किस लैंग्वेज से जुड़े हुए थे, तो वो मैथिली लैंग्वेज के एक बहुत बड़े नाम हैं। ठीक है, और उनकी जो सबसे बड़ी रचना जो जिन्होंने उसे बहुत ज़्यादा मशहूर बनाया वो था पग पग पोखरी माछ मखान। पग पग पोखरी माछ मखान, ये इनकी रचना है जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा मशहूर बना दिया। और इनको जो है वो 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनको जो जिस रचना के लिए मिला था वो है सहसमुखी चौक। सहसमुखी चौक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर को, और ये भोजपुर के थे, भोजपुर जिला के थे। और इनका लिखा हुआ एक काव्य बहुत पॉपुलर है वो आज भी, वो है चरपतिया। ठीक है, चलिए, और इनको ये इस बात का भी क्रेडिट दिया जाता है जो पॉकेट बुक्स वाला जो कल्चर है वो मैथिली में पहली बार यही लेकर आए, आचार्य सोमदेव। ठीक, और उसी सीरीज में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था होटल अनारकली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है 2022-23 के लिए रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल्स में बिहार ने किस टीम को हराया, तो इसका जवाब होगा मणिपुर। और ये कमाल की बात देखिए कि 47 ईयर्स के बाद पहली बार बिहार किसी भी जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके एलिट ग्रुप, प्लेट ग्रुप, रणजी ट्रॉफीज़ के, उसके पहली बार किसी भी ग्रुप के फाइनल में बिहार 47 ईयर्स के बाद पहुंचा। ठीक, और फाइनल में हम पहुंचे और हम जीते भी। हमने हराया किसको, मणिपुर को। और फाइनल के जो हीरो रहे
वो रहे शकीबुल गनी, और इनसे आप पहले से ही भली भांति परिचित हैं, बहुत बड़े स्टार हैं हमारे ये शकीबुल गनी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें, जो मेन टूर्नामेंट है 2022-23 के लिए, वो किसने जीता? तो वो जीता सौराष्ट्र की टीम ने। ठीक है, और हराए थे इन्होंने किसको? फाइनल में बंगाल को हराया था, और सौराष्ट्र के ही कैप्टन थे उनादकट, जयदेव उनादकट। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। इसमें ये है, अभी जो बिहार में जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, नगर पालिका चुनाव हुए थे, उसमें ये बनी है पटना की मेयर। आपको बताना है इनका नाम क्या है। ठीक है, तो इनका नाम है सीता साहू, और ये सीता साहू दूसरी बार बनी है मेयर। ठीक, और थोड़ा सा नगर पालिका चुनाव के बारे में बात करें तो ये 2 चरणों में हुआ था, एक 18 दिसंबर, एक 22 दिसंबर। ठीक, और 18 दिसंबर को जो चुनाव हुआ था उसमें 156 नगर निकाय में हुए थे, और 22 दिसंबर को जो चुनाव हुआ था वो उसमें 68 नगर निकाय में चुनाव हुए थे। तो टोटल 224 नगर निकायों में चुनाव हुए थे। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टोटल बिहार में टोटल कुल कितने नगर निकाय हैं? बिहार में कुल कितने नगर निकाय हैं? आपको ये क्वेश्चन, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें 1-2 नाम और है, वो भी देखते हैं। इसमें एक नाम है रश्मि चंद्रवंशी का, तो ये बनी है डेप्यूटी मेयर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और यहाँ पे आता है। अभी हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है चुनाव में जो ट्रांसजेंडर समुदाय की जो भागीदारी बढ़ाने की बातें हो रही है, उसके लिए बिहार में एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको बताना है उस ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है, यानी कि चुनाव में जो ट्रांसजेंडर समुदाय होते हैं उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। चलिए अगला न्यूज़ है, वो है अभी चेयरमैन किनको बनाया गया है? स्टेट कमीशन फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ये क्वेश्चन क्यों आया है? अभी आपने टीआरई का एग्ज़ाम में देखा होगा, पूछा गया है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है आगे हमसे ये पूछा जाए। ठीक है, तो इसके जो अभी चेयरपर्सन है वो है नवीन चंद्र आर्य। नवीन चंद्र आर्य हैं इसके चेयरमैन, और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 19 अक्टूबर 2022 को। और ये गठन का एक तरह से जो बैकग्राउंड रहा वो ये रहा कि जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो इलेक्शन हुए, नगर पालिका वाले चुनाव, उसमें आरक्षण के प्रावधान को लेकर थोड़ी बहुत जो एक तरह से कहिए कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, तो कोर्ट के आदेश पर ही बिहार सरकार को ये कमीशन का गठन करना पड़ा, और इसको शायद 2 या 3 महीने का टाइम दिया गया है कि आप अपना रिपोर्ट इसमें सबमिट करेंगे। और नवीन चंद्र आर्य के बारे में बात करें तो ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ऑप्शन में जो 3 नाम हैं, ये तीनों नाम इस कमेटी के सदस्य हैं, और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ ये पटना यूनिवर्सिटी में नवीन चंद्र आर्य प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, एक रह गया। हाँ, चलिए आगे पूछा जा रहा है अगला कि चेयरमैन कौन है बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन के। तो अभी कमीशन वाले जो भी जितने भी हैं, जो भी आपको ध्यान है, सबको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि टीआरई में ये एक तरह से इंडिकेशन है कि इस तरह के क्वेश्चन को आगे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन के अभी चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं अभी चक्रपाणी हिमांशु।
ठीक है, चक्रपाणी हिमांशु है। और इसके जो जो दूसरा ऑप्शन है राजीव कांत मिश्रा, ये इसके वाइस चेयरमैन है। ठीक है, चलिए। और संजय कुमार जो एक ऑप्शन है, संजय कुमार, ये सीधा सीधा पूछा गया है टीआरई में, और ये हैं बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है, चेयरमैन पूछा जा रहा है बिहार स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, जो एसटी कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन हैं अभी शंभू कुमार सुमन। ठीक, शंभू कुमार सुमन है। और जो एक पहला नाम जो है स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, ये इसकी मेंबर रही हैं। ठीक, और एसटी कमीशन की बात हो गई है तो एक एससी कमीशन भी है, और एससी कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं राजेंद्र कुमार। ठीक है, तो बहुत सारे कमीशन हम लोगों ने देखे। और इनकी बात करें अगर शंभू कुमार सुमन जी की, तो ये कटिहार के हैं और प्रेसिडेंट हैं एसटी सेल, जो शेड्यूल ट्राइब सेल है जदयू का, उसके ये अभी प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ है, ये इसमें कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो नॉर्थ बिहार में जो हमेशा बाढ़ की जो कंडीशन होती है उसको टैकल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, और उसके हेड बनाए गए हैं आर.के. जैन। और इस कमेटी को ये कार्य एक तरह से दिया गया है कि आप आइडिया लीजिए कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, और ये अपना काम कैसे करेंगे। तो 1984 से लेकर 2019 तक के जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं फ्लड प्रोन एरियाज़ के, जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं उनको ये स्टडी करेंगे और उससे कोई अपना रास्ता डिवाइस करेंगे। ठीक, और आर.के. जैन की बात करें तो ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग, उसके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ हम देखते हैं, उसमें गृह दर्शन पोर्टल की बात की जा रही है। आपको बताना है कि ये है क्या गृह दर्शन पोर्टल। ऑप्शंस के हिसाब से देखें, ऑप्शन में थोड़ी क्रिएटिविटी करने की कोशिश की गई है। चलिए इसका जो आंसर है वो होगा इंफॉर्मेशन अबाउट साइट सीइंग प्लेसेस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है रामचंद्र मांझी जी के बारे में। आपको पूछा जा रहा है कि बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है, तो आपको इसके बारे में ए से लेकर जेड तक सारी बातें पता होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसी में हम लोग कोशिश करते हैं कुछ इनके बारे में जानने की। तो चूंकि इतनी बड़ी हस्ती थी और आपको इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला था वो कब, किस साल के लिए मिला था, तो इसका सही जवाब है 2021 के लिए। बिहार के लोक कला के सबसे बड़े आइकन्स में से एक हैं, और जो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था लौंडा नृत्य के लिए। और लौंडा नृत्य के बारे में कहा जाता है कि ये इसमें बेसिकली मेल आर्टिस्ट ही होते हैं, लेकिन वो फीमेल वाले गेटअप में और उसके एक्सप्रेशंस को लेकर अपना डांस परफॉर्म करते हैं। अभी भी अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो बहुत जगह आपको जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स हैं वहाँ पे आपको ये डांस देखने ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ी बातें और इनके बारे में करें तो कहते हैं कि 10 साल की उम्र से ही ये इन्होंने जो एक और महान विभूति हैं भिखारी ठाकुर, उनके साथ ये जुड़ गए थे और अपनी कला से प्यार देखिए 90+ ईयर में भी ये स्टेज पर एक्टिव थे, सोचिए जरा। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि 1925 में इनका छपरा में इनका जन्म हुआ था और 10 साल की उम्र से ही भिखारी ठाकुर के साथ लग गए थे, और 1971 तक ये भिखारी ठाकुर के असिस्टेंस में ही इन्होंने काम किया, और बाद में इन्होंने अपनी एक मंडली भी बनाई और उसको फिर आगे लेके पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अपने कला को फैलाया। ठीक है, और 2017 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था।
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। एक और हस्ती गुजरी है अभी, शरद यादव। शरद यादव जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि वो कई अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से वो अपना इलेक्शन जीते हुए रहे हैं, और आपको पूछा जा रहा है इसमें कौन सी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जिससे उन्होंने चुनाव नहीं जीता है। तो वो मधेपुरा से जीत चुके हैं, बदायूं से जीत चुके हैं, जबलपुर से जीत चुके हैं, लेकिन वो रामपुर से नहीं जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामपुर। ठीक है, चलिए अब थोड़ी शरद यादव जी की बात करें। यहाँ पे आप देखे होंगे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1947 और उनकी डेथ हुई थी 12 जनवरी 23 को। ठीक है, और इनके होशंगाबाद एमपी से हैं ये शरद यादव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और हमारे देश के एक और इंजीनियरिंग टैलेंट ये रहे शरद यादव। लोहिया से बहुत प्रभावित हुए थे और उनके आह्वान पर सक्रिय राजनीति में ये कूद गए। जेपी मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और मंडल कमीशन में तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मंडल कमीशन के पुरोधा इनको कहा जाता है। 7 बार ये लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, 7 बार लोकसभा, जिसमें से कि 4 बार ये मधेपुरा से जीते हैं, 2 बार ये जबलपुर से जीते हैं और 1 बार ये जीते हैं आपको बदायूं से। ठीक है, और अगर राज्यसभा की बात करें तो ये 4 बार गए हैं राज्यसभा से। ठीक है, और इनके और राजनीतिक करियर की आगे और बात करें तो वाजपेयी सरकार में ये सिविल एविएशन, लेबर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी बातें थी इनके बारे में। इनके बारे में 2 बुक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक है शरद यादव संघर्ष के सेनानी। अगर इसके राइटर की बात करें तो ये है मनोज कृष्णन, सॉरी। ठीक है, और दूसरा है शरद यादव सड़क से संसद तक, राम पुकार सिन्हा। चलिए अब आपके लिए एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब इनका एक तरह से पॉलिटिकल कैरियर जो डाउनफॉल आप कंसीडर कर सकते हैं, वो पीरियड जब नीतीश कुमार महागठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ आए, तो उस बात को ये एक तरह से पचा नहीं पाए और धीरे धीरे इनका जो एक तरह से वनवास होता है ना राजनीति में, वो स्टार्ट हो गया और बाद में रास्ता अलग करते हुए इन्होंने एक नई पार्टी भी अपनी बनाई थी। तो आपके लिए सवाल है कि इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, उसका जवाब आप देंगे। कौन सी पार्टी बनाई थी? ठीक है, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और पिछले वीडियो में भी आपने बहुत अच्छा इंटरेक्शन रखा इसके लिए, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस तरह से हम लोग 3-4-5 वीडियो में पूरे साल भर का जो बिहार करंट अफेयर्स है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूज़ तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जाएंगे, और ख़ास करके टीआरई के एग्ज़ाम के बाद जो एक कोर एरियाज़ की तरफ बढ़ने की बात है, तो उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।